हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल का पार्ट 10। ठीक है। पार्ट 10 में हम जानेंगे लॉगिन फॉर्म कैसे बनाते हैं एचटीएमएल का यूज करके। तो हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं एचटीएमएल का इस्तेमाल। तो आइए देखते हैं कैसे बन पाए फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म को स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। फॉर्म से पहले हम एक हेडिंग डाल देते हैं, बॉडी पार्ट, और एक हेडिंग डाल। यहाँ पे बॉडी पार्ट को हम लास्ट में क्लोज करते हैं। अगर बॉडी नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, पर अगर आप लिख रहे हो तो उसको एचटीएमएल से पहले ही क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, तो डाल देते हैं, हाँ लिख देते हैं log। आप चाहो तो कैपिटल में लिख सकते हो, देखो या तो एल को कैपिटल, लॉग इन। ठीक है, लॉग इन भी लिख सकते हो आप सीधा, लॉग इन। डिटेल्स भी लिख सकते हो, जो भी है हम सीधा लॉग इन लिख रहे हैं। और हेडिंग हमने बना दी है। अब फॉर्म के अंदर हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लॉग इन डिटेल्स में या तो यूजर नेम आता है या तो ईमेल आईडी आता है। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी को यूज कर रहे हैं। तो ईमेल आईडी को यूज करने के लिए हमारे पास जो टैग यूज होता है वो होता है इनपुट टैग ईमेल। यहाँ ले देते हैं ईमेल। ईमेल हमने लिख दिया। और आप चाहो तो आई को दीजिए कोलन डालकर। फिर आप यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। यहाँ पर साइज अगर देख चाहते हैं तो मैं साइज यहाँ पे 15 दे देता हूँ। कहीं चेंज कर लेंगे, पर अभी मैं 15 दे रहा हूँ। फिर आप ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर। ईमेल आईडी के बाद हमारा पासवर्ड आता है। पासवर्ड के लिए भी हमारे पास एक टैग होता है जिसको कहते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड लिख देते हैं और कोलन लगा के फिर से यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इनपुट टाइप पासवर्ड, टाइप पासवर्ड। अब इसमें दो, एक होता है मैक्स लेंथ होता है एक, ठीक है, और एक मिनिमम होता है। तो मैक्स लेंथ हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैक्स लेंथ लिखने के लिए हमें यहाँ पे मैक्स लेंथ का यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम लेंथ कितना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ। तो 10 लेंथ का ही आपका पासवर्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा लेंथ का पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, क्योंकि 10 से ज्यादा हम इस बॉक्स पे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। पर सेव कर लेते हैं। अब इन सारी चीजों को सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद रिफ्रेश हमने किया, रिफ्रेश हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा लॉग इन डिटेल्स। ठीक है, जो मैंने अभी डाली इस तरह से आ चुका है। अभी देखो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो ईमेल आईडी लिखा था उसके बाद बी आर एक बार डाला था, एक और बार बी आर को इनपुट कर लेंगे और फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये इस तरह ईमेल आईडी को थोड़ा सा हमें स्पेस देके आगे ले जाना है। ठीक है, आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड एनपीएसपी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, या हम पासवर्ड को भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा पक के आ रहा है, तो हम थोड़ा सा स्पेस देते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलने के बाद रिफ्रेश करते हैं। ये आपका थोड़ा सा गैप देके यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से ईमेल आईडी पे भी एंड एनपीएसपी लगाकर हम गैप दे सकते हैं। देखो अभी हम पैडिंग का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम सीएसएस पढ़ते तो हम पैडिंग का यूज करके आसानी से उसको स्पेस देके आगे पहुंचा सकते हैं। पर यहाँ पर हम पैडिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एंड एनपीएसपी का ही इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो ईमेल आईडी के जस्ट बाद भी हम एंड एनपीएसपी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंड एनपीएसपी दे रहे हैं इस तरह से, एनबीएसपी, फिर से एंड लगाएंगे और एनबीएसपी दे देंगे, फिर से एंड लगाएंगे, एनबीएसपी दे देंगे। तो अब देख लेते हैं कितना स्पेस बना इसके बीच का। ठीक है, ये गैप हम देख लेते हैं। रिफ्रेश कर, ये देखिए एंड एनबीएसपी थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर। देखिए क्या गलती हुई है, ये तो कुछ हुई नहीं है, ये जो गलती कहाँ से हमारी, तो गलती हुई है एनबीएसपी।
पर इस वाले NGSP को हटाते हैं और फिर रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है, कहीं पे NGSP, ठीक है। हाँ, लगा के देखते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं तो गड़बड़। इसको मैं हटाता हूँ पहले पूरा, फिर दोबारा लगा के हम उसको गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमने कोलन के बाद स्पेस फिर NG, जैसे हम फिर से NGSP का यूज करेंगे और हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे आपका NGSP हट गया, कोलन की वजह से वो NGSP आ गया। अब आप कॉन्टिन्यूस में लगा सकते हो, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने ये देख लिया, आपका बन गया पूरा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा, अगर स्पेस आपको ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा कम कर ले, इस तरह से। एक स्पेस कम कर दोगे तो शायद वो उस लाइन पे आ जाए, मेरे पे आ जाए। अब थोड़ा सा बड़ा करना है, क्योंकि ये 15 मैंने लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लूंगा तो शायद ये उसके बराबर हो। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखेंगे आप इसके बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम साइज को कम ज्यादा करते हैं, जितना साइज बढ़ाएंगे उतना वो आगे छोटा बड़ा होगा। इसकी हाइट और वेट की बढ़ाई जा सकती है, पर उसके लिए हमें CSS का यूज आना चाहिए, और अभी हम CSS यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि ये 10 मैक्सिमम लेंथ 10 होनी चाहिए, तो मैक्सिमम लेंथ 10 होनी चाहिए, ये हमने बोला था। तो अभी देखते हैं, देखो आप देखोगे तो यहाँ पे जो पासवर्ड में डाला है ये 10 लेंथ का होना चाहिए, कि अगर मैं 10 का डालता हूँ इसमें, तो ये इससे ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मैक्स लेंथ 10 थी, तो ये 10 अक्षर ही लिखे जाएंगे, 10 से ज्यादा हम यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड यूज किया है वो क्या है, मैक्स लेंथ। इसे पैटर्न का यूज भी होता है, पर वो अभी हम नहीं सीखेंगे, वो हम जावास्क्रिप्ट और डेटा वैलिडेशन जब हम करते हैं तो उसमें तो सीख पाएंगे आसानी से। तो ये हमने देख लिया ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट होता है कि अगर आप कोई ईमेल आईडी लिखते हैं और उसमें @ नहीं डालते हैं, तो जब मैं सबमिट करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम सबमिट बटन पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही कर, ठीक है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना रहा हूँ पहले, ठीक है। चेक बॉक्स बनाओ, चेक बॉक्स, यहाँ पर हम दिया लगा लेते हैं। हम प्रेस करेंगे तो चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स में हमें लिखना क्या है, एक और बार दिया दबाना पड़ेगा मेरे को। तो आप देखोगे फिर से एक गैप बनाता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो ये रिमेंबर मी, रिमेंबर माई लॉगिन, लिख देता हूँ मैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके फॉर्म पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं। रिमेंबर माई लॉगिन, तो जब मैंने ये लिखा और मैं रिफ्रेश किया तो इस तरह से आ गया। रिमेंबर, रिमेंबर की स्पेलिंग शायद गलत है, रिमेंबर, रिमेंबर माई लॉगिन, थोड़ा सा मिल गया रिमेंबर माई लॉगिन। आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा स्पेस आ गया, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको थोड़ा ये नीचे दिख रहा है, और ये जो बॉक्स है आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो इसको फर्क पड़ता है, तो हम देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर मैं दिया लगा लूँ एक बार, देखते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो उसकी लेंथ के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ये जो होगा ना, ये चीज हम तभी ठीक कर सकते हैं जब हम जेसिस का यूज करें, तो ये चीज ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये नीचे ऊपर ही आएगा। या तो एक तरीका और है कि अगर मैं इसका जो फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ तो ये इसके बॉक्स के बराबर आपको दिखाई देगा, इस तरह से कर सकते हैं। वैसे अगर CSS होता तो आसानी से ही हो सकता था। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉन्ट साइज बढ़ा के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पेन लगा दिया, पेन का यूज कर दिया है सिंपल, या फिर आप सीधा फॉन्ट साइज ही यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी नहीं इसका। मैं फॉन्ट साइज यूज यहाँ पे 7 से ज्यादा फॉन्ट साइज आप नहीं ले सकते, इस चीज का ध्यान रखें। और इस फॉन्ट साइज को भी यहाँ क्लोज ना कर कर रिमेंबर माई लॉगिन, तो लग से मैंने इसको हटाया।
इस तरह से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे इस तरह से इसका बन जाए। और भी अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, और मैं इसको कैपिटल में ही लिख देता हूँ कि और बड़ा कर सकते हैं तो उसके बराबर वो हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इस फॉन्ट साइज कितना रखा मैंने, इसमें 4 रखा। चलो 5 करके देखते हैं एक बार। और आपको भी इसी तरह से करना है, जब तक आपका सही से ना बने तब तक आप उसे छोड़ना मत। ठीक है, पूरा जब सही से बन जाए, जब आपको लगे कि हाँ ये है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो देखो लॉगिन जो है हमारा, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा है, तो मुझे इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए मैंने आपको बताया था H1 के आगे ही, अगर मैं H1 के आगे लगाऊं तो अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि अब इसमें हम टेबल बनाएंगे तो टेबल के फॉर्म में हम कर सकते हैं। पर अगर फिर भी आपको सेंटर में करना है तो H1 के आगे लाइन का यूज करना है। अगर आपने पुराने HTML का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं सारे पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पूरा HTML पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि H1 पे हम अलाइनमेंट कैसे देते हैं। अलाइन सेंटर कर दूंगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपका लोग। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको ये सेंटर में कैसे आएगा। तो सेंटर में अभी इसको टेबल में बनाना है हमें, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लॉगिन का बटन बनाएंगे और रीसेट का बटन। लॉगिन का बटन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो लॉगिन का बटन बनाने के लिए सबसे पहले इसको तो हम BR लेंगे, और लॉगिन का फॉर्म हम बना लेते हैं। लॉगिन का फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनपुट टाइप सबमिट का यूज करना है। इनपुट टाइप सबमिट का यूज करना है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, वैल्यू लिखनी है। वैल्यू क्या लिखनी है आपको? ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे सबमिट का यूज नहीं कर रही है तो वैल्यू सबमिट नहीं आ सकता, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लॉगिन आ जाएगी। वैल्यू में हम लिख देते हैं लॉगिन, से लॉगिन। उसके बाद इसको बंद कर, आप देखोगे लॉगिन का बटन आपके सामने आ। ठीक है, ये रिफ्रेश हो जाता है तो उससे वो फिर से उसी फॉन्ट में चला गया। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो मैं जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, तो लॉगिन फॉर्म हमारा बन चुका है, यहाँ तक हमारा लॉगिन फॉर्म तैयार हो गया है। अब हमें रीसेट का बटन आना है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस देते हुए हम रीसेट का बटन। ठीक है, और हम रिफ्रेश कर, तो अभी रिफ्रेश हमने कर दिया है। और अब हम करते हैं रीसेट का बटन। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, और वैल्यू भी हमें रीसेट ही रखनी है, तो वैल्यू देते हैं रीसेट। तो ये हमने कर दिया है। अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म के लिए भी हम एक लिंक दे देते हैं, रजिस्टर योर डिटेल। इफ नॉट रजिस्टर देन रजिस्टर योर डिटेल। तो लॉगिन और रजिस्टर, तो रजिस्टर के लिए एक लिंक हम नीचे बना लेते हैं। पहले हम इसको रीसेट का बटन देख लेते हैं। रीसेट का बटन हमारा बन के देखिए, रीसेट का बटन है, और ये लॉगिन का रीसेट का बटन। आपको पता है कि जब भी मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे रीसेट करूंगा तो ये हट जाए। एक चीज और है, जब ईमेल आईडी पे आप @ नहीं लिखोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ये देख दिखाए तो मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने इनपुट टाइप ईमेल किया, @gmail.com लिख दिया, नहीं लिखा है तो gmail.com में लिख दिया और लॉगिन पे किया, तो आप देखोगे ये कुछ बता रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्लीज प्लीज इंक्लूड @ इन दी ईमेल एड्रेस। ये ऑटोमेटिक आपका वेरिडेशन कर लेता है। समझ गए बात को? लॉगिन में ऑटोमेटिक वेरिडेशन कर देता है। ठीक है, पासवर्ड में भी पैटर्न का यूज होता है, पर उसको हम बड़ी अच्छे से अगर समझना है तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट से और अच्छे से आप उसको समझ पाते हैं। एचटीएमएल से इतने अच्छे से आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं अभी पासवर्ड में पैटर्न का यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो पैटर्न का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जावा नहीं आपको वो समझ आ पाएगा। तो यहाँ तक हमें ये लॉगिन और रीसेट हमने करना है, इस तरह से हमने कर दिया। ईमेल कैसे देना है, पासवर्ड कैसे देना है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर कैसे करेंगे? रजिस्टर करने के लिए हमें एक BR टैग का यूज कर लेना है, और हमें फॉर्म से बाहर, आप चाहो तो फॉर्म से बाहर आ सकते हो, या आप चाहो तो फॉर्म के इनसाइड भी लिख सकते हो। कोई बात नहीं, हम फॉर्म के इनसाइड ही लिख के देख लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे A href, और href में हम फॉर्म को लिंक कर देंगे।
फॉर्म जो भरना है हमें, जिससे हम यहाँ पे रजिस्टर होंगे, तो HTML, ठीक है। के बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम रजिस्टर योर डिटेल, ठीक है। यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर, तो सीधा हम ये देखें, ये होती है, हम सीधा देते हैं रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर योर डिटेल, योर। तो अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पे आता है। DR मैं लगा ही चुका हूँ, तो जो डिटेल्स आ गए लॉगिन पे, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। भरने के बाद सबमिट करेंगे, और सबमिट में आपका लॉगिन का डिटेल आ जाएगा। इस तरह से हमने बनाना है, ठीक है। तो अभी हम फॉर्म वाले पे भी जाएंगे, और उसमें भी फॉर्म वाला तो यही है, तो इस पे हम एक्शन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्शन में लगा देता हूँ, अब ये रहा हमारा एक्शन। जगह पे हम क्या ले देते हैं, लॉगिन डॉट करना, लॉगिन डॉट एच हम लिख चुके हैं। अब जब भी हम पिछली बार, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो वो देखिए, हमने उसमें फॉर्म बनाना सिखाया था कि फॉर्म कैसे बनता है, और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन किया। देखो रजिस्टर डिटेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं रजिस्टर करूंगा, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे सबमिट करूँगा। ऐसे सबमिट करूंगा ये लॉगिन का फॉर्म सामने आया। देखो अभी कोई वैलिडेशन नहीं है, इस वजह से सबमिट बिना कुछ करे सबमिट हो जा रहा है। और जब आप जावास्क्रिप्ट में इसमें वैलिडेशन देंगे तो आप बिना सबमिट, बिना फिल करे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये आपका फॉर्म इस तरह से बनेगा। तो आपको समझ आ रहा है किस तरह से हमने इसको बनाया। तो रजिस्टर योर डिटेल कर लिया, आप चाहो तो लॉगिन और रीसेट रजिस्टर योर डिटेल्स को बिल्कुल सेंटर में ला सकते हो। और सेंटर में लाने के लिए एक तरीका होता है इसमें, जो मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है। वो क्या था, आप सेंटर टैग का यूज करना, जैसे इनपुट टाइप फॉर्म, इनपुट टाइप सबमिट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उससे पहले ही हम अगर यहाँ पर सेंटर का यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सेंटर यूज करना। अब इसमें जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ नहीं रखना होगा, तो यहाँ पे हम उसको कट करके लास्ट में रखेंगे, जहाँ पे रजिस्टर योर डिटेल के बाद यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबका सारा का सारा सेंटर पे आ जाएगा। ये कंटिन्यू करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने लॉगिन है। ये आपका इस तरह, आप देख रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। यार मैंने देखा, तो मैं एक BR को BR से मैं रिफ्रेश कंटिन्यू करते हैं, आप देखोगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा इस तरह से फॉर्म बन गया। तो बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो इस तरह से है, पर इसमें हमारा प्लस हो रखा है, इसलिए ऐसे नॉर्मल स्क्रीन में ऐसे। अब देखो ये जो लॉगिन डिटेल है ये भी हमें सेंटर में ही करना है, क्योंकि ये भी हमारा राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए इसको भी हम सेंटर में कर दें। सेंटर में करने के लिए हमारे पास एक तरीका और है कि हम पूरे फॉर्म को ही सेंटर में कर दें, जैसे कि हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे सेंटर लिख दिया है, और मैं इस पूरे सेंटर टैग को फॉर्म के बाद ही क्लोज। इससे क्या होगा, आपका जो फॉर्म है पूरा का पूरा सेंटर, आपको अलग अलग सेंटर लगाने की जरूरत नहीं। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो कंटिन्यू करता हूँ, तो आप देखोगे ये पूरा सेंटर में आ चुका है आपका लॉगिन आ गया है। अब देखो ये वाला सेंटर हट, अब हम हटा सकते हैं, क्योंकि भाई एक सेंटर बहुत है हमारा। ये पूरा फॉर्म को अगर मुझे सेंटर में करना है तो मुझे अलग अलग इनपुट बटन्स के आगे सेंटर नहीं लगाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, फॉर्म से पहले ही सेंटर टैग का यूज करके और फॉर्म के बाद ही सेंटर टैग क्लोज कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लॉगिन डिटेल बन जाता है। ये हम CSS यूज नहीं कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको। और जब आप इसमें CSS लगाएंगे, जब हम CSS सीखेंगे, तो इसी फॉर्म में मैं CSS अप्लाई करूंगा, और आप देखेंगे कि ये फॉर्म और बेहतर कैसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई इसमें एक टेबल भी आ जाए, तो टेबल भी आ जाए, तो टेबल टेबल अगर हमें लाना है इसमें, तो भाई H1 के आगे ही अगर मैं टेबल लगा दूँ, जिसमें बॉर्डर बॉर्डर टेबल दे दिया, और मुझे एक बॉर्डर देना चाहता हूँ, एक मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। तो बॉर्डर जब लगाना चाहता हूँ तो बॉर्डर 1 भी हो सकता है, 2 मैं 2 दे रहा हूँ।
और बीजी कलर पिंक देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ मैं? बीजी कलर यहाँ पर पिंक देना चाहता हूँ। आप चाहो तो ब्लैक को, आप चाहो तो, और आपको अपने टेक्स्ट को फिर व्हाइट करना होगा, तो हम पिंक दे रहे हैं अभी। तो आप अपने टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट को भी देखना होगा आपको, और आपको जो बीजी कलर दे रहे हो उसके हिसाब से भी चलना होगा। तो यहाँ तक मैंने टेबल को लास्ट में क्लोज। अगर सीएसएस होता तो टेबल का यूज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम सीएसएस यूज नहीं कर रहे हैं, तो टेबल की आवश्यकता हमें यहाँ पर पड़ रही है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको लॉगिन फॉर्म बनाना नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा नॉलेज ही मिलेगी। आप पूरा देखोगे तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि लॉगिन फॉर्म बनाना कैसे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल ही यूज होगा। चाहे आप सीएसएस लगाओ, चाहे आप जावास्क्रिप्ट लगाओ, पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए एचटीएमएल टैग का ही इस्तेमाल है। इनपुट टाइप टैग का ही यूज करना होगा हमें इसका। और कोई टैग हम यहाँ पर यूज नहीं। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लॉगिन फॉर्म तो बन गया है, पर मुझे यहाँ पे टेबल शुरू हो गया तो यहाँ पे टीआर शुरू हो जाएगा। टीआर जब शुरू होगा तो उसके बाद क्या शुरू होगा? ये शुरू हो जाएगा जो बनाना है। और इसमें एक ही कॉलम है हमारे पास, तो इस टीडी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगर आपने टेबल वाला वीडियो नहीं देखा तो टेबल वाला पार्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि टेबल को बनाते कैसे। ठीक है, तो टीआर हमने दे दिया, और टेबल से पहले ही हम यहाँ पे अगर टीआर टीडी को क्लोज करें और फिर हम टीआर को क्लोज। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। और रिफ्रेश, या आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, बिल्कुल लॉगिन फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अभी अगर आप देखो, सेल थोड़ा सा दूरी पे नहीं बना रहे, थोड़ा सा पास हो रहा है सेल का। ठीक है, अब देखो सेंटर में नहीं आया, ये क्यों नहीं आया सेंटर में? क्योंकि भाई टेबल को तो सेंटर में किया ही नहीं हमने, तो उस फॉर्म को सेंटर में किया था जो फॉर्म बनाया था। टेबल तो सेंटर में हुआ ही नहीं है। तो टेबल को सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे? अलाइन का यूज करेंगे, अलाइन टैग का। यहाँ लिख देंगे सेंटर। तो सिंपल सी बात है। रिफ्रेश करोगे आप ऐसे, क्यों करो? देखिए बिल्कुल सेंटर पे आ गया लॉगिन फॉर्म। पर थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है। जैसे ईमेल पे अगर आप देखोगे तो ईमेल पे स्पेस आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो स्पेस बहुत कम है। तो हम क्या करना है? स्पेस को ज़्यादा करना है। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि स्पेस को कम करने का तरीका क्या होता है। सेल पैडिंग। सेल पैडिंग कितना रखना है? ज़्यादा मत रखना, आप 10 रखें, 10 से कम। ठीक है, इंपॉर्टेंट करें ये। बिल्कुल हमारा फॉर्म, तो इस तरह से हम फॉर्म को बनाते हैं। तो ये लॉगिन फॉर्म। अब लॉगिन करने के बाद ये कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि लॉगिन करने के बाद यहीं पर रहे, ये कहीं दूसरे पेज पर जाए। हम लॉगिन के बाद वाला पेज भी तैयार कर लेते हैं। लॉगिन के बाद वाला पेज भी तैयार। हम कैसे तैयार करेंगे लॉगिन के बाद वाला पेज? तो हम एक नई फाइल ले लेते हैं। तो हमने बना दिया, अब एक नई फाइल हम ले लेते हैं। न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल की का नाम हमने लिखा प्रोफाइल डॉट। तो अभी प्रोफाइल नहीं बन सकता है क्योंकि अभी हम कोई डेटाबेस यहाँ पे तैयार नहीं कर रहे हैं। हम एक सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब हम डेटाबेस तैयार करेंगे आगे चल के वेब डेवलपमेंट, जब हम आगे बढ़ेंगे, हम PHP पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, फिर जब हम डेटाबेस यूज करेंगे तो वहां पर हम इसको यूज करना है। पर अभी के लिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। सिंपल एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उस स्ट्रक्चर को ही तैयार कर रहे हैं। अभी आप किसी का नाम नहीं देखेंगे लॉगिन पेज, सिर्फ एक प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल का पेज आएगा। तो हम देख लो। ठीक है, तो मैंने सेव कर लेता हूँ उसको, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मैं। डेस्कटॉप ही है हमारे यहाँ लिखा हुआ, तो डॉट एचटीएमएल हम लिख देते हैं दोबारा, और इसको सेव। सेव होने के बाद एक नई फाइल आ जाती है आपके पास। तो लॉगिन फाइल तो ये नहीं हमारी, ये आपको दिखी रही है लॉगिन फाइल, तो हमने बनाई है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप दोबारा इस वीडियो को देखें। आपको दोबारा भी नहीं आता तो आप तीसरी बार जब देखें तो उसको नोट कर लें और फिर लगाकर देखें, तो समझ आ जाएगा। तो जो आपका कोडिंग होता है, कोडिंग तब आता है जब आप बिना देखे, देख के कभी कोडिंग नहीं आता। आप कितना भी कॉपी में देख लो, एक देख के कल नहीं आएगा। आपको एक बार देखना है,
उसकी दोबारा बिना देखे प्रैक्टिस करना। तो अब हम आगे करते हैं कि प्रोफाइल पेज कैसे बनाना है आपको। तो उसमें हमें क्या देना पड़ेगा, पहले तो टेबल लिखना पड़ेगा हमें ऐसे, और टेबल बनाने के बाद इसमें हमें एक रो बनानी पड़ेगी, और रो बनाने के बाद हमें 3 कॉलम यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम बना लेते हैं, और इस कॉलम के अंदर हम इमेज को डालना चाहते हैं। हम लिखेंगे इमेज SRC, और यहाँ हम लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ से शुरू करते हैं, इमेज SRC, और यहाँ से हम लिख देंगे प्रो डॉट वेब पी, और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। तो हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो पेज आता है, और जो इमेज आएगी हमारी, वो इस तरह से आ रही है। इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट। तो वेट को मैं कितना दे देता हूँ, यहाँ पर जो मैं वेट दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 40 पिक्सल्स के फॉर्म में, और हाइट भी हम 40 दे, और उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो कॉलम है आपका, दूसरा जो कॉलम है, उस कॉलम को बनाते हैं, TD लिखते हैं, और फिर हम यहाँ लिखते हैं, बोल्ड में लिखेंगे प्रोफाइल डिटेल्स। प्रोफाइल डिटेल्स लिख देंगे, डिटेल्स लिख देंगे, और P को हम कैप्चर कर देते हैं, और डिटेल्स के D को कैप्चर कर देंगे। इसको करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज और करनी है हमें, कि टेबल का जो वेड्थ है, टेबल का जो वेड्थ है उसे मुझे 100% कर देना है, और टेबल में ही हमें बीजी कलर भी देना है। चलो, येलो कलर भी दे देते हैं हम इसमें, और अब हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो आपका रिफ्रेश होने के बाद ये येलो कलर में दिखाई देगा। ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद रिफ्रेश होगा ही, तो थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है आई थिंक, इस वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, अभी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखो आ गया। तो इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट का एक बटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें TD का यूज करना है, और यहीं पे हमें फॉर्म टैग का यूज कर लेना है, फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग का यूज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जब भी हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो लॉग इन वाला पेज आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक्शन, और यहाँ लिख देते हैं हम login.html। इसको देने के बाद हम यहाँ से फॉर्म ऑप्शन खोलते हैं, इनपुट टाइप, और यहाँ लिखेंगे हम सबमिट। वैल्यू को क्या लिखें, वैल्यू को हम लिखेंगे लॉग आउट, L कैपिटल कर देते हैं, और O कैपिटल करते हैं। लॉग आउट लिख दिया हमने, और रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे लॉग आउट का बटन आते हैं। अब करना क्या है, हमें जो कॉलम हमने प्रोफाइल डेटा का जो कॉलम बनाया है, उसका जो अलाइनमेंट रहेगा वो सेंटर में रहेगा। तो अलाइन कर देंगे हम सेंटर पे, यहाँ लिख देंगे अलाइन सेंटर। और जो दूसरा वाला, जो लॉग आउट वाला आपने जो बनाया है, उसको मुझे राइट में करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अलाइन राइट करना पड़ेगा, अलाइन राइट करना पड़ेगा। और हम रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह का ये दिखाई देगा। अब प्रोफाइल डिटेल को अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है, तो आप बोल्ड से पहले फॉन्ट को यूज कर लीजिए, फॉन्ट, और यहाँ पे जो साइज देना है आपको वो दे दीजिए। तो मैं यहाँ साइज दे रहा हूँ 5, और उसके बाद जहाँ पे हमने बोल्ड एंड किया है उसके बाद ही हम फॉन्ट को भी एंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज हो गया। अब रिफ्रेश कर लेते हैं तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, हमने बोल्ड तो कर ही लिया था, उसके बाद हमने फॉन्ट स्लीप को भी लगा दिए। ठीक है, और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आ गया। आप जब साइज और जाए तो फॉन्ट यहाँ क्लोज हो रहा है हमारा, जबकि हमें यहाँ क्लोज नहीं करना फॉन्ट, हमें लास्ट में करना है, रिफ्रेश करना है। तो इस तरह से हमारा कुछ ये आ जाएगा। तो आप बड़ा भी करोगे स्क्रीन को तो इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तरीका था करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है आपके सामने वो है फॉर्म को बनाना। और कौन सा फॉर्म बनाना है हमें, प्रोफाइल डिटेल के लिए के अंदर भी हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं। तो उस फॉर्म को हम लिख देते हैं फॉर्म। इसमें हम HTML5 के जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
सबसे पहला एलिमेंट है इनपुट टाइप फाइल, तो यहाँ लिखेंगे हम अपलोड रिज्यूम, अपलोड रिज्यूम इस तरह से हम लिख देते हैं। और यहाँ पर हम देते इनपुट टाइप फाइल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इनपुट टाइप फाइल। और इसको बंद करते हैं एंगल ब्रैकेट को, तो आप देखोगे इस तरह से आ जाएगा। अभी बहुत चिपक के आ रहा है, तो हमें टेबल के बाद क्या करना है, बी आर टैग का यूज करना है। एक और बार हम बी आर टैग 2 बार यूज कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये नीचे की तरफ आ जाए। अब मुझे बिल्कुल सेंटर में करना है, तो ये फॉर्म से पहले हम सेंटर टैग का यूज कर लेते हैं। ये सेंटर टैग का हमने यूज कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको फॉर्म के एंड में लगा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आपका जो फॉर्म है वो सेंटर से शुरू होगा। अभी अगर आप देखें तो अपलोड रिज्यूम के बाद जो एलिमेंट लगाया है उसमें बहुत कम स्पेस है, तो यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, स्पेस। यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं और स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया। अभी और गैप चाहिए अगर आपको, तो फिर से आप एंड एनबीएसपी यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो इसमें और स्पेस आपका आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस हमने दे दिया है। तो इस तरह से हमारा इनपुट टाइप फाइल एलिमेंट हमारा आ चुका है। तो आपको कोई भी चीज अपलोड करनी होती है वेबसाइट में, तो उसके लिए हमें इस वाले टैग का यूज करना पड़ता है, और उस टैग का नाम क्या है, इनपुट टाइप फाइल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होगा आपका एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे ले देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या एलिमेंट लिखेंगे, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। तो ये इनपुट टाइप नंबर हमने यहाँ दिया है। अब ये जो आपका इनपुट टाइप फाइल है, इसके साथ में आएगा ये, क्योंकि मैंने बी आर नहीं लगाया, देखो इसके साथ में आ रहा है। तो हम बी आर लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट टाइप फाइल जो हमने लिखा हुआ है उसके बाद हमें बी आर लगाना पड़ेगा 2 बार। 2 बार भी लगा सकते हो। अगर आपको ज्यादा गैप चाहिए तो फिर से एक और बार बी आर लगाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये गैप। नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद हम ये देख रहे हो स्पेस बिल्कुल नहीं है, तो हमें एंड एनबीएसपी का यूज करना पड़ेगा। फिर से एंड एनबीएसपी का यूज करना पड़ेगा, एंड एनबीएसपी का यूज करना पड़ेगा, एंड एनबीएसपी का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें इतने बार एंड एनबीएसपी यूज कर लिया और रिफ्रेश करते हैं, तो स्पेस देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, आप चाहो तो और स्पेस दे सकती है, या तो ऊपर वाले में ज्यादा स्पेस दे दीजिए या तो इसमें दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको और स्पेस देना है तो फिर से आप एंड एनबीएसपी का यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपको पूरा कुछ भी गैप नहीं चाहिए तो टेबल के फॉर्म में कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। आपके पास गैप बिल्कुल नहीं आएगा, ये नंबर्स के फॉर्म में आ जाता है इस तरह से। तो ये एरो बन जाते हैं इसमें, जिसमें हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस फ्रॉम, तो एक्सपीरियंस फ्रॉम इनपुट टाइप डेट हम लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा और टू लिख देते हैं, टू और फिर से हम इनपुट टाइप डेट लिख देंगे इक्वल टू डेट। अब देखो यहाँ पर बी आर लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर जो हम लिखा था, तो 2 बार हमें यहाँ पे बी आर का इस्तेमाल यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इस तरह से ये आ जाएगा। अभी देखो फ्रॉम और टू, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल नहीं है, आप चाहो तो स्पेस दे सकते हो। यानी कि टू के पहले हम एंड एनबीएसपी लगाएंगे एक हल्का सा, ताकि स्पेस आए। तो स्पेस देने के हमें यही यूज करना पड़ता है, एंड एनबीएस। ठीक है, ये मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंबल्स एंड फॉर्मेटिंग का एक वीडियो था एचटीएमएल का, जो जिसमें मैंने एंड एनबीएसपी के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पेस आ गया। टू के बाद भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो टू के बाद भी आप एंड एनबीएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे करके आप टू के बाद भी एंड एनबीएसपी का इस्तेमाल कर लीजिए और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो गैप आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम में भी आप लग रहा है कि फ्रॉम के बाद भी स्पेस कम है, तो आप एंड एनबीएसपी का यूज करें यहाँ पर भी, और थोड़ा सा स्पेस और दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब वर्किंग आवर्स निकालते हैं। तो इनपुट टाइप डेट जो हमने लिखा था, इसके बाद एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, और एंगल ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहीं से दूसरा टैग इस्तेमाल करेंगे,
और उसका नाम है इनपुट टाइप डेट। नहीं, डेट तो हो गया है, इनपुट टाइप टाइम हम यूज करने वाले, तो वर्किंग आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स करने के बाद हम यहीं पर शुरू करते हैं इनपुट टाइप टाइम। पर यहाँ पर भी हमें फ्रॉम का यूज करना पड़ेगा, तो आवर्स के बाद आप यहाँ से फ्रॉम लिख दीजिए। ठीक है, और रिफ्रेश कर लीजिए तो इस तरह से कुछ आएगा, पर ये इसके साथ में आ रहा है, तो मैं डेट के बाद बीआर टैग का इस्तेमाल नहीं किया है, इस वजह से ये साथ में दिखाई दे रहा है। बीआर क्या करता है, एक लाइन ब्रेक टैग होता है जो एंटर करने के लिए यूज होता है। फ्रॉम के बाद अगर आप देखें तो स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, एंड एनबीएसपी करें आप 2 बार और यहाँ पर एक हल्का सा स्पेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से स्पेस देना पड़ेगा मुझे टू के लिए, जैसे मैंने ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। और यहाँ पर आपको लिख देना है टू, और टू लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो एंड एनबीएसपी से क्या हो जाएगा, टू के बाद गैप आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको देख रहे हो तो ये गैप आ चुका है। इसके बाद हम बनाएंगे रेंज, इनपुट टाइप रेंज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ले देते हैं रेटिंग योर स्किल्स, और उसके बाद हम देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज। उसके बाद यहाँ से हम एंगल ब्रैकेट बंद कर प्रेस करते हैं तो इस तरह से ये बन के आ रहा है। तो ये इसके साथ में ही आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टाइम है उसके बाद हमें बी आर लगाना पड़ेगा। 2 बार बी आर लगाने के बाद रेटिंग योर स्किल्स जो होगा वो नीचे आ जाएगा। और इसके बाद रेटिंग और स्किल्स के बाद भी अगर आपको स्पेस देना है तो यहाँ पर आप रेटिंग और स्किल्स के बाद एंड एनबीएसपी का यूज करो, एंड एनबीएसपी का यूज करो, एंड एनबीएसपी का इस्तेमाल। उसके बाद हम जब रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से ये बन के, तो हम आगे करते हैं। अब आगे क्या करना है, हमें यहाँ पे बी आर लगा देना है, और उसके बाद हमें इनपुट टाइप बटन को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। बटन नहीं करेंगे, सबमिट करेंगे, और यहाँ वैल्यू लिख देंगे सेफ। वैल्यू क्या लिखेंगे, सेफ। और उसके बाद हम यहाँ पर इसी के साथ में एक और बटन बना लेते हैं रीसेट का, वो इनपुट टाइप रीसेट को यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो आप देखोगे इस तरह से सेव और रीसेट बन गया, पर सेव और रीसेट के बीच में गैप चाहिए, तो सेव के बाद एंड एनबीएसपी का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये थोड़ा सा स्पेस दे देगा और इस तरह से ये बन जाएगा। तो आपको समझ आएगा किस तरह से हमने इस फॉर्म को हमने कंप्लीट किया, और जितने भी एलिमेंट फॉर्म के हमने यहाँ पे यूज करे हैं वो एचटीएमएल फाइल में जोड़े गए थे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे सीखा है। इसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखो एक एट्रीब्यूट होता है जिसको रिक्वायर्ड कहा जाता है। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इनपुट टाइप एलिमेंट्स में यूज किया जाता है, ताकि जब भी आप कोई चीज को सबमिट करो तो जब तक वो फिल ना हो सारा फॉर्म, तब तक वो सबमिट ना हो, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम किसी इनपुट टाइप के फील्ड पे रिक्वायर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कर रहे हैं नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस जो हमने लिखा था, ये वाला जो चीज है, इसमें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड अगर लगा देंगे तो जब हम कोई फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक ये वाला फील्ड मैं नहीं भरूंगा। तो अब ये आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये बता देगा ये वाला फील्ड फॉर्म भरे, तो ये वाला जब भर देंगे तो जब हम सेव करेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं करेगा हमें। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड फील्ड का जो यूज होता है वो ये होता है कि हमें इनपुट एलिमेंट जितने भी हम यूज कर रहे हैं वहां पर अगर हम रिक्वायर्ड लगा देंगे तो हमें उस फॉर्म को पूरा भरना पड़ेगा, तब जाके ही वो सेव हो पाएगा, तब जाके ही वो सबमिट हो पाएगा। तो ये रिक्वायर्ड का यूज है। तो आई थिंक आपको समझ आएगा किस तरह से हमने इसको यूज किया और किस तरह से हमने ये 3 पेज बनाए हैं इसमें। एक तो फॉर्म का पेज जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, उसके बाद लॉगिन का पेज हमने बनाया है अभी इस वीडियो में, और प्रोफाइल डिटेल का पेज बनाया है। ठीक है, तो जब भी हम लॉग आउट करेंगे, जैसे मैं इसमें लॉग आउट करता हूँ तो मैं लॉगिन वाले पे पहुंच जाता हूँ, और जब मैं लॉगिन करूंगा तो मैं प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाऊंगा। तो इस तरह से हम इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।